हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत एंड वेलकम टू माय चैनल ऑडियो एंड माय गार्डन। और आज का टॉपिक हम लेते हैं बेलों के ऊपर। इस बगीचे की अगर दूसरी सबसे खूबसूरत चीज़ है तो वो है बेलें। पहली तो घासी है और बेलें में सबसे ज़्यादा मुझसे लोग पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा घनी और फैली हुई बेलें आपकी कैसे हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो में। मैं आपको 6 ऐसी बेलें बताऊंगा जो पूरे 12 महीने चलती हैं। विंटर में थोड़ा स्ट्रेस पे ज़रूर जाती हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है और बरसात का या स्प्रिंग का मौसम आता है तो ये बेलें बिल्कुल फूलों से भरी हुई एकदम फेंसिंग के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी 6 बेलें हैं। तो ये है हमारी आज की सबसे पहली बेल, जिसको कहते हैं जैस्मिन यानी कि मोगरा। और ये मेरी बेल सबसे फेवरेट है और इसको मैंने करीबन 10 साल पहले इस बगीचे में लगाया था। आप देख सकते हैं इसका तना कितना मोटा है, यानी कि जब आप भी अगर कोई पौधा अगर नर्सरी से लें तो उसमें ये ज़रूर देखें कि उसका तना कितना मोटा है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि वो पौधा कितना पक्का और पुराना है। और अब अगर मैं इस बेल की बात करूं तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको चाहे तो आप आंगन में या अपनी बालकनी में एक 14 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक बड़ी क्यारी में लगाया है। बेलों में एक बात ये होती है कि या तो ये ज़मीन में लगना पसंद करती हैं, नहीं तो आपको एक बड़ा क्यारी बनानी पड़ेगी इस तरह से। और अगर आप क्यारियाँ नहीं बनाना चाहते तो आप बड़े इस तरह के 18 इंच बाई 18 इंच के ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो मैं अगर आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं, किसी भी बेल को लगाने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, एक बड़ा ग्रो बैग चाहिए। उसकी वजह ये है कि बेलें अगर आप चाहते हो कि बहुत घनी और बहुत ज़्यादा डेंस फैलें तो उसके लिए उनकी जड़ों का भी उतना फैलना ज़रूरी है। तो अगर आपने इनको बड़े कंटेनर में नहीं लगाया तो वो जड़ें इतनी बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि बेलें उतनी ही बढ़ती है जितनी उनकी जड़ें फैलती हैं। तो इनको नीचे जड़ों में फैलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जैस्मिन एक ऐसा पौधा है, इसको मोगरा भी बोलते हैं, जूही भी बोलते हैं। सब लोकेशन के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ करीबन 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो कभी फूल इसमें भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके लिए जब फूल खिले होते हैं और अगर ये आपके बगीचे में जब मैं आता हूँ तो इस तरह से ये महकता है पूरा बगीचा कि ऐसे लगता है जैसे पूरी फ्रेग्रेंस या परफ्यूम फैली हो। तो ये मेरी सबसे फेवरेट बेल है और मेरे ख्याल से अगर आप इसको एक बार लगाएंगे, चाहे बालकनी में भी लगाएं अगर गमले में, तो आप जैसे ही बगीचे में आएंगे तो इसकी खुशबू से ही आप बहुत ज़्यादा महक में और मन खुश हो जाएगा। तो इस जैस्मिन की बेल की कुछ खास केयर और उनकी टिप्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये है कि जैस्मिन या मोगरा एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट होता है और ये जब इतनी गर्मी होती है तो वैसे स्ट्रेस में चला जाता है। अभी देखिए ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे ये पूरे 12 महीने चलने वाला पौधा है। ये पौधा कभी भी एक बार अगर लग जाए तो ख़राब नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। मिट्टी बनाने के लिए आपने इसमें 30% तो गार्डन सॉइल डालना है। 30% क्योंकि मैं तो करीबन हर बार कोकोपीट का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे रीजन में गर्मी बहुत होती है। तो वैसे भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसमें कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। तो 30% आप कोकोपीट मिला सकते हैं, 30% आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और बाकी आप 5% बोन मील और 5% मूंगफली मिलाकर एक मिक्सचर बना सकते हैं। जब आप इसका मिक्सचर बनाते हैं
तो उसमें एक चीज़ ये ज़रूर देखनी है कि आपकी अगर मिट्टी सही बनी है कि नहीं। उसके लिए आप अगर सूखा एक जरा सा चुटकी ऊपर से मिट्टी लेके देखेंगे तो इस तरह से एक सॉफ्ट टेक्सचर की तरह अगर मिट्टी आपके हाथ में आती है तो इसका मतलब आपकी मिट्टी परफेक्ट है। तो क्योंकि जो सख्त मिट्टी होती है उसमें जड़ें ठीक से ग्रो नहीं कर पाती और उसमें पौधों को भी फिर ग्रो करने में दिक्कत होती है। तो जहाँ तक कि जैस्मिन की या मोगरा की फर्टिलाइज़र देने की बात है तो ये मैंने जैसे बताया था एक बहुत हेवी फीडर प्लांट होता है और इसको हर 15 या 20 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। वैसे तो नॉर्मली कोई भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का जो पौधा होता है उसको 15 या 20 दिन में आपने कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना है। क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, इतनी ज़्यादा गर्मियों में मैं सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही बात करता हूँ। अगर आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो समर कूलेंट फॉर प्लांट देख सकते हैं। तो अभी इस मई के महीने में जब तक मेरे यहाँ मॉनसून नहीं आ जाता मैं इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करता हूँ। और एक बात खास ये है कि मैं इस महीने में कोई भी नर्सरी से नया पौधा नहीं लाता क्योंकि इस मौसम में ज़्यादातर सभी पौधे स्ट्रेस में होते हैं और जब हम उनको लाते हैं तो उनको एक नया एनवायरनमेंट अडेप्ट करने में भी एक तरह का स्ट्रेस या ट्रॉमा होता है। उसके बावजूद अगर क्लाइमेट भी उनका अगर सूटेबल नहीं है तो ज़्यादातर पौधे ऐसी स्टेज में नहीं चलते। तो मैं ज़्यादातर अब इसमें जो भी पौधे लाऊंगा या ऐड करूंगा वो मैं मॉनसून में ही करूंगा। ज़्यादातर सभी पौधे मॉनसून में लगाने कटिंग करने भी बहुत आसान होते हैं। अब मैं आपको कुछ जल्दी बेसिक टिप्स बता देता हूँ जैस्मिन की कुछ सबसे बड़ी टिप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसकी प्रूनिंग ज़रूर करनी है। यानी कि ये पौधा जो है जैसे मार्च का महीना आता है इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है तो आपने उस टाइम पर तो बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। यानी कि इसमें जितने भी आपको सिर्फ मोटे सिर्फ तने जो हैं वो आप छोड़ देंगे। मैंने इसको पूरा गंजा कर दिया था है, उसको हम बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग। क्योंकि वो उसके बाद ही इसका मेन सीज़न शुरू होता है। मार्च अप्रैल के बाद ही जैस्मिन में फ्लावरिंग शुरू होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम आप जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी इसमें फ्लावर्स नहीं है, उसकी एक वजह ये है कि मुझे इसकी एक सॉफ्ट प्रूनिंग की भी ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा जैस्मिन की कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा फ्लावर आपको मिलेगा। एक गलतफहमी हमें रहती है कि हम कटिंग करेंगे तो शायद पौधा ख़राब हो जाए, लेकिन जैस्मिन में ऐसा नहीं चलता। और सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पौधों में जैस्मिन में क्या होता है, जैसे एक बड आती है उसमें गुच्छे में 2-3 फूल आते हैं और अब आपने उसकी टिप को हल्का सा तोड़ देना है। फ्लावर खिलने के बाद जब फ्लावर सूख जाता है तो आप उसकी सिर्फ टिप्स को पिंच करके तोड़ते जाएं, क्योंकि जहाँ से आप कट करेंगे वहीं से ही नई बड्स आएंगी और फिर उनमें नए फ्लावर खिलेगा। इसको हम बोलते हैं जैस्मिन का सॉफ्ट प्रूनिंग। तो ये था हमारा जैस्मिन का पौधा और मेरी राय है कि ये इतना महकदे और खुशबूदार पौधा होता है कि आपका दिल खुश कर दे। आप इसको ज़रूर एक बार अपने बगीचे में लगाएं और बेल में भी चल सकता है और गमले में लगाएं तो आप उसको एक बुशी प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं। तो ये है हमारी दूसरी बेल जिसके बारे में अभी आज आपको मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं टिकोमा बेल। इसमें इस तरह से वाइन की तरह ऑरेंज फ्लावर आते हैं और ये सबसे आसान बेल है लगाने के लिए। इसको ना तो ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन एज़ यूजुअल एक किसी भी बेल में जैसे मैंने आपको बताया था एक बड़ी क्यारी की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने तो इसको क्यारी में लगाया है। और अगर आप इस तरह से क्यारी बनाकर लगाएंगे तो इनमें ग्रो करने की और फैलने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत ये होती है, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि बेलें लगा तो देते हैं लेकिन फैलती नहीं है, फूल नहीं आते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है
कि आप बेलों को अगर एक 14 इंच के या 12 इंच के छोटे से गमले में लगाएंगे तो वो ज़्यादा देर फैलती नहीं है, ज़्यादा आपको फ्लावर्स नहीं देगी, क्योंकि बेलों को नीचे फैलने के लिए भी जड़ों के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है। तो इसकी बेल की अगर मैं कुछ खास बात बताऊं, इसमें कटिंग या प्रूनिंग या मेंटेनेंस कुछ भी खास करनी नहीं होती, लेकिन ये एक तरह से समर की सीजनल बेल है। ये 12 महीने चलती है, लेकिन विंटर के मौसम में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ डंडियां रह जाती हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बेल मर गई, लेकिन ये बिल्कुल कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। मैंने इसको करीबन 10 साल पहले लिया था और सिर्फ एक ही बेल मैंने ली थी, लेकिन मैं हर साल मैंने इसकी जड़ से अगर एक टहनी भी अगर मैं निकाल लूँ और उसको कहीं और लगाऊँ तो ये वहीं से फैलना शुरू कर देती है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने इस एक बेल से ये इस गमले में भी यहाँ पर यही बेल लगाई रखी है, और जो छत पर ऊपर जाकर देखो काफ़ी फूल आने वाले हैं, कुछ फूल तो आए भी हुए हैं। इस तरह से इसमें भी ये कुछ गलती से लग गई थी, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, सीज़न आता है तो फिर चलने लगती है। तो ये बहुत ही आसान और मेंटेनेंस वाली बेल है, और जब इसमें फ्लावर्स होते हैं ऑरेंज कलर के तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो जहाँ तक इसकी टिप्स की बात है, तो इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल कभी 15 या 20 दिन में इसमें बोन मील या किसी भी फ्लावर के पौधे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटेशियम की। मैं केमिकल तो नहीं यूज़ करता, मैं ज़्यादातर बोन मील के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और बाकी तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र या सीवीड से मैं दे देता हूँ। तो इतना ही है हमारा टिकोमा बेल के बारे में। तो ये है हमारी तीसरी बेल, और ये भी मेरे बगीचे की काफ़ी फेवरेट बेल है। और सबसे बड़ी अच्छी बात इस बेल की ये है कि आप अगर इस पूरे फेंस को, बांस को देखेंगे तो मैंने इसको करीबन सिर्फ यहाँ लगाया था, और ये इसमें देखिए फूल किस तरह से आते हैं। ये अभी इस वक्त तो गर्मी का मौसम है, नहीं तो ये पूरा, आप मेरे पिछले वीडियो का देखेंगे, ये पूरा सिर्फ फूलों से भरा रहता है। इस बेल का नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। इसको मॉर्निंग ग्लोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब सनराइज होता है तो इसके सभी फूल खिले होते हैं, और जैसे ही सन ढलने लगता है शाम को, ये सभी फूल अपने आप बंद हो जाते हैं और अगले दिन फिर खिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके बगीचे में पूरा फेंस एक हरा ग्रीन एकदम फैल जाए, क्योंकि ये इसकी बेल की खासियत ये है कि ये फैलती बहुत है, तो आप इस बेल को लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है, मतलब आप ये कहें कि इतना घना एकदम झाड़ की तरह ये बेल फैलती है, और इस बेल की मेंटेनेंस सिर्फ इतनी है कि जहां आपको नहीं चाहिए वहां पर आपको इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बिल्कुल जंगली झाड़ की तरह सब जगह फैलती है। अगर आपने इसको फेंस पे लगाया है तो ये जहाँ जहाँ फेंस होगी वहीं पर चल देगी। तो ये है हमारी मॉर्निंग ग्लोरी। और इसकी एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि इसको मैंने 1 साल पहले लगाया था, और मॉनसून के सीज़न में पिछले साल बरसात में इसी में से मैंने इसकी ज़मीन से, मिट्टी से, जड़ से कुछ छोटी छोटी टहनियाँ निकाल ली थी, और उनको मैंने इस तरह की फेंस में भी मैं भरना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक 18 इंच का ग्रो बैग है, ये देखें, मतलब आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आसपास कहीं भी लगी है तो आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये चल जाएगी। और अब आप देखें ये यहाँ पर भी लग गई है और फूल देने लगी है। तो ये थी हमारी मॉर्निंग ग्लोरी। और अब हम आते हैं हमारी ये चौथी बेल, इसको बोलते हैं अपराजिता, और इसके अंदर नीले रंग के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। इसको आम लोग एक ब्लू पी भी बोलते हैं, क्योंकि फूल खिलने के बाद इसमें इस तरह से मटर के दानों की तरह एक फ्रूट लग जाता है। और अगर आप इसके सीड्स को
निकाल लें और बरसात के मौसम में कहीं और लगाएंगे तो ये वहीं से आपका एक और नया बेल बन जाएगा। तो ये है हमारी अपराजिता। इसमें इस वक्त फूल नहीं है क्योंकि सभी बेलें इस वक्त 44-45 डिग्री टेम्परेचर में स्ट्रेस में हैं। मैं आपको अगर 15 दिन बाद दिखाऊंगा तो ये पूरी बेलें फूलों से भरी होती हैं। तो अगर मैं इस अपराजिता की बात करूं, इसको भी बहुत आसानी से किसी भी एक ग्रो बैग में या एक बड़े 18 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं। और इस फूल की खासियत ये है कि ये पूजा में इस्तेमाल करते हैं इस फूल को। इसमें वैरायटी 2 किस्म की आती है, मेरे पास दोनों का ही मिक्स है। इसमें मैंने दोनों इकट्ठी लगाई हैं और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इसमें ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन आता है। और ये है हमारी 5वीं बेल, जिसको हम अल्मोड़ा की बेल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, शायद अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना। इसमें इस तरह से येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और इस बेल को भी मैंने पिछले साल लगाया था। और ये देखिए, ये इसमें कुछ फ्लावर आने के लिए तैयार हैं। और इस बेल की खासियत कह लो या मेरे को तो लगता है कि ड्रॉबैक भी है कि ये बेल बिल्कुल सीधी खंबे की तरह चलती है। इसको एक क्लाइंबर चाहिए, ये फैलती नहीं है। जैसे आप देखेंगे मेरी बाकी सारी बेलें पूरी फैल गई हैं हॉरिजॉन्टली सब जगह, लेकिन ये वर्टिकली जाती है। ये इतनी ऊपर फैल गई है कि ऊपर मेरे सोलर पैनल तक चली गई है। और जैसे जैसे ये बढ़ती है, इसके पुराने पीछे के पत्ते पीले होके गिर जाते हैं और फिर उनमें नई ब्रांचेस नहीं आती और फूल नहीं आते। तो इस तरह से वहाँ से ये थोड़ा सा एक तरह से शेड आउट लगता है, खाली एरिया लगता है। जब क्योंकि मुझे अपने बगीचे में ज़्यादातर सब घना और भरा हुआ अच्छा लगता है। तो लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ मुझे और अच्छी लग रही है कि जब इसका मौसम आएगा तो नीचे से नई टहनियाँ फिर से आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो आप देखेंगे जो पुरानी टहनी है उसमें दोबारा पत्ते नहीं आते। और इसलिए इसी तरह से एक और इसी वैरायटी की बेल होती है जिसको बोलते हैं मधुमालती, वो भी ऐसे ही चलती है। तो मैंने तो यहाँ इसीलिए मधुमालती नहीं लगाई, पहले शुरू में मैंने लगाने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो भी सिर्फ वर्टिकल फैलती है। और ज़्यादातर ये बेलें ज़मीन से लगाकर आप अपनी बालकनी तक लाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा देन आप इनको एक छत पे लगाएं, क्योंकि छत पे लगाएंगे तो ये और ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये थी हमारी 5वीं बेल। तो ये है हमारी आखिरी और छठी बेल, या एक तरह से आप इसे बेल भी कह सकते हैं या इसको बुशी प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये है बोगनविला। बोगनविला में मुझे सिर्फ एक अच्छी चीज़ नहीं लगती, वो है कि इसमें कांटे बहुत होते हैं। तो लेकिन इसलिए आप जब इसकी कटिंग या प्रूनिंग करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसके कांटे कहीं आपको चुभ ना जाए। इसके कांटे बहुत तेज होते हैं, नहीं तो वैसे देखा जाए तो दूर से ये मल्टी कलर में वाइट, ऑरेंज और पिंक कलर के फूल तो इस वक्त मेरे यहाँ खिले हुए हैं, इस तरह के फूल आते हैं। इसको भी ज़्यादा कोई खास, मैं आप देखेंगे कंटेनर जो है बहुत ही छोटा कंटेनर है। इसका तना बता रहा है कि करीबन 10 साल पुराना मेरा पौधा है। और इस पौधे को ज़्यादा पानी, खाद या खुराक या मेंटेनेंस कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह से कैक्टस किस्म का या जंगली किस्म का पौधा है। और सिर्फ एक चीज़ ये होती है कि आप इसको अगर जितनी कटिंग या प्रूनिंग करेंगे तो उतनी नई ब्रांचेस आएंगी। जैसे मैंने आपको जैस्मिन में बताया था, इसी तरह से इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। जितनी प्रूनिंग करेंगे उतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं। ये इसमें देखिए मेरे वाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं। तो ये था हमारा बोगनविला। बोगनविला आप बेल की तरह भी लगा सकते हैं और आप इसको छोटी सी बालकनी में बुशी प्लांट की तरह, एक हेज की तरह भी बना के रख सकते हैं। तो ये थी हमारे आज के वीडियो में वो 6 बेलें जो मैंने अपने छत पर बगीचे में लगाई हैं।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप मेरे इस तरह के आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप देखते रहें। और हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू वेरी मच।